चलो ओके, देखो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हमारा हमने यहाँ तक कर लिया था, वुंड हीलिंग हमने हमने कर दिया, हेमोरेड भी कर लिया था। हाँ देखो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का सबसे पहले ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, क्यों होती है बताओगे? ग्रैनुलोमेटस क्योंकि जब बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते तो वो उसको वॉल ऑफ करके वो लोकलाइज कर देते हैं। क्यों पड़ती है बॉडी को? हेलो, कि बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते इसलिए ग्रैनुलोमा होता है, बिल्कुल सही है। और भी चीजें, इन्फेक्शन इज जस्ट वन ऑफ द कॉज फॉर हेलो, मेरी अब आइए। हाँ अब आवाज आ रही है मेरी आपकी? ओके ओके गुड, ठीक है चलिए अभी आ गई जी। ओके हाँ, तो मैं यही बता रहा था आपको कि जो आपकी ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है वो आपकी तब हो सकती है जब आपने इन्फेक्शन के लिए बताया, टीबी के लिए, सही है जी, या तो आपको इम्यून मीडिएटेड डिजीजेज हो। क्योंकि देखो हमने जो ग्रैनुलोमा पढ़ा है वो बचपन से यही पढ़ा है कि ग्रैनुलोमा इज बिकॉज कि भाई जो बैक्टीरिया है उसको हम किल ना कर पाए, ऐसे ही है ना? यस, लेकिन आप इसको रखो, बुक को अपनी वो बंद करो, लेक्चर को बंद करो, चुप करके बैठो, लैपटॉप के सामने आंखें लगा के बैठो, मुझे सुनो, जवाब दो मुझे, ठीक है? देखो हमने जो बचपन से पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ग्रैनुलोमा इज ऑल अबाउट इन्फेक्शन, ग्रैनुलोमा इज ऑल अबाउट कि बैक्टीरिया को हम किल ना कर पाए। लेकिन ग्रैनुलोमा तब भी होता है जब आपको इम्यून मीडिएटेड डिजीज हो, लेकिन ग्रैनुलोमा तब भी होता है जब आपको फॉरेन बॉडीज हो। कोई एग्जांपल देंगी आप? गायनेकोलॉजी में भी काम करती हैं, सूचर पता है आपको? सूचर क्या होता है? सूचर जब लगाते हैं तो क्या बनता है? स्कार जो बनता है, हाँ, और ये भी आपने पढ़ा था ऊपर कि स्कार बनने से पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। देखो तो स्कार क्यों बन रहा है या ग्रेनुलेशन टिश्यू क्यों बन रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो क्या होता है आपका? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, गॉट इट? A pattern of chronic inflammation can be induced by persistent T cell response to certain infections हो, immune mediated diseases हो, foreign bodies हो। बिल्डिंग ब्लॉक जो आपके माइंड में आज के बाद होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि बैक्टीरिया किल नहीं कर पाता तो ग्रैनुलोमा बनाता है। हाँ हम बच्चे थे तो हमें सब पता था ये चीज, लेकिन अब हम क्योंकि नॉलेज में मैच्योर हो रहे हैं, नॉलेज में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के बाद हम ये याद करेंगे कि पर्सिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स, चाहे वो फिर इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो, वाह वाह, जो हमने बचपन से पढ़ा है। अगर इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस में हो, बेहतरीन। उसके बाद अगर डिग्रेडिंग और फॉरेन बॉडी की वजह से हो तो अभी ग्रैनुलोमा ही कहलाएगा। तो मकसद ये है कि आपकी नॉलेज हो ठीक थी, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग क्योंकि आपको आपके माइंड को ऑलरेडी नॉलेज जो थी वो एक लिमिटेड देनी थी समझाने के लिए, तो आपको ऑलरेडी ये पता था। लेकिन अब आप अपग्रेड करोगे अपने आप को, क्योंकि सवाल तो कैसे भी बन के आ सकता है। यूबल यही तो करता है आपके साथ, ठीक है? आ गई ना बात जो मैं कहना चाहता हूँ? ओके, ग्रेनुलेशन क्या, ग्रेनुलोमास क्या करते हैं? वॉल ऑफ करते हैं रेजिस्टेंट स्टिमुलस को विदाउट कंप्लीट इरेडिकेटिंग इट और डिग्रेडिंग इट।
अब वही चीज ये स्टिमुलस बोल रहा है, अगर इसको बोलना होता तो ये आपको फिर से बैक्टीरिया ही बोल देता। स्क्रीन चली गई, मैं लाता हूँ स्क्रीन को वापस, एक सेकंड दे दो मुझे। आ गई सर, आ गई। आ गई ना, ओके ओके गुड। ठीक है, तो सिंपली मुझे जो आपके माइंड के साथ खेलना था वो मुझे यही आपके माइंड में डालना था कि ब्रो आपने जो पढ़ा है बचपन से वो ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ वेरिएंट है ग्रेनुलोमा। देखो फर्स्ट एड की एक चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगती है मुझे, जो आप समझते हो वो होता नहीं, जो आप नहीं समझते वो होता है। ओके ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो स्टिमुलस है उसको आपने क्या किया है, उसको वॉल ऑफ किया तो परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होगा, और आप पढ़ के आए जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो हीलिंग होती है जिससे फाइब्रोसिस होती है। दैट्स इट। तो ग्रेन्युलो क्योंकि देखो ये जो पढ़ाया गया है ना ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, वो बचपन से यही पढ़ाया गया कि ये एक बुरी चीज है, मतलब एक नेगेटिव माइंड में जाती है चीज, लेकिन हालांकि ये पार्ट है आपके एक नॉर्मल प्रोसेस का जो कहता है जो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ओके तो इसको अगली बार आपने नेगेटिव थॉट के साथ साथ पॉजिटिव थॉट के साथ भी देखना है इसी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन को। जी। सही है। कोई आवाजें तो नहीं आ रही पीछे बच्चों की? मेरे यहाँ से सो गए? नहीं, मेरे यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मेरे यहाँ भी हरकतें कर रहे हैं। ओके ठीक है, हिस्टोलॉजी पे देखने जाओगी तो ये वाली पिक्चर आपने याद रख लेनी है। इसमें यही होता है कि जायंट सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस होते हैं, और उसके सराउंडिंग में लिम्फोसाइट्स और मल्टीपल किस्म की चीजें होती हैं, कुल मिला के इसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा। ओके इसको बोलते हैं फोकस। हिस्टोलॉजी पे क्या दिख रहा है हमें? फोकस ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस विद अबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। जायंट सेल्स कैसे बनते हैं? जब सेवरल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है। समझ लो, जिरगा नहीं होता गाँव में, काफिला होता है, जिरगा होता है जो बैठते हैं आपस में, बहुत सारे जो आपके मोअज़्ज़िज़ जो भी होते हैं लोग। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं, एक कैसिएटिंग होता है, दूसरा नॉन कैसिएटिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैसिएटिंग नॉन कैसिएटिंग? याद बताओ आंखें बंद करके। मतलब जब केसेटिंग होता है उसमें वही कि नेक्रोसिस होता है, नॉन केसेटिंग में यहाँ पास नेक्रोसिस नहीं। हाँ ठीक है, इस चीज को आपने ऐसे याद रखना है कि एसोसिएटेड विद सेंट्रल नेक्रोसिस, नॉन कैसिएटिंग में नो नेक्रोसिस। ठीक है, सीन विद जो नेक्रोसिस वाले होंगे वो नेक्रोसिस कब होती है? जब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा गंदे वाली इंसल्ट हो। ठीक है। ये ऐसे ही है कि एक चीज आपने अपने बेबी को मना करी कि चॉकलेट नहीं खाना प्यार से, तो एपोप्टोसिस, अगर वही थप्पड़ मार के समझाया तो नेक्रोसिस। अब जब इन्फेक्शियस एटियोलॉजीज आपको तंग करती है, जिसमें टीबी हो या फंगल हो, वो आपकी बॉडी को थप्पड़ मार रही होती है, आपकी बॉडी बदले में थप्पड़ मारती है, तो सेंट्रल नेक्रोसिस मिलता है आपको। अगर यहीं पर आपके ऑटोइम्यून वाली कंडीशंस हो जो कि नॉन इन्फेक्शियस एटियोलॉजीज होती हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग नॉन कैसिएटिंग। सिंपल रूल है, विद कॉन्सेप्ट समझ लो इसको। जी। फर्स्ट एड में एक चीज मैंने जो परसीव करी है, कॉन्सेप्ट भी आपको रट्टा लगवाने के लिए ही कॉन्सेप्ट। अब ये इसलिए मैंने समझाया ताकि आपको ये याद हो जाए कि टीबी और फंजाई में सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, जबकि ये क्रेमिंग है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या? फंगल और टीबी क्योंकि इन्फेक्शियस हैं, तो बॉडी के साथ हरकतें करेंगे, तो बॉडी उनके साथ हरकतें करेगी नेक्रोसिस की फॉर्म में। ठीक है, बाकी ये तो हमने ऑलरेडी देखा ही था मैकेनिज्म ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन का, कि भाई सबसे पहले फॉर सपोज कोई भी एंटीजन पिकअप होता है, एंटीजन का मकसद हुआ कि कोई भी टीबी का पार्टिकल, जब मैक्रोफेज या एपीसी ने देखा कि टीबी का पार्टिकल आया तो टी सेल को दिखाया और इंटरल्यूकिन 12 जनरेट किया। इंटरल्यूकिन 12 की वजह से क्या हुआ, आपके जो टी सेल थे उन्होंने इंटरफ्रॉन गामा रिलीज करवाया। इंटरफ्रॉन गामा ने क्या किया कि जो भी आपके मैक्रोफेजेस थे उनको एक्टिवेट कराया। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी सर मैक्रोफेज था, जरूरी नहीं है, यहाँ डेंड्राइटिक सेल भी हो सकता है, यहाँ पर आपका लेंगान सेल भी हो सकता है, यहाँ पर आपका बी सेल भी हो सकता है, क्योंकि एपीसी 4 किस्म के होते हैं सर, और यहाँ पर मैक्रोफेज भी हो सकता है, नो डाउट। इसीलिए मैं बच्चों को यही याद करवाता हूँ कि इंटरल्यूकिन 2 यहाँ से रिलीज होकर टी सेल को एक्टिवेट करा, फिर टी सेल ने दिया इंटरफ्रॉन गामा। पहले 12वीं क्लास होती है, फिर डिग्री लेते हैं, 12वीं फॉर 12, डिग्री फॉर गामा। उसके बाद जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज था यही वाला, इसने क्या किया, टीएनएफ अल्फा रिलीज करवाया। ये टीएनएफ अल्फा का क्या काम है? मेंटेनेंस ऑफ ग्रेनुलोमा। अगर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा पूछे तो इंटरफ्रॉन गामा का जवाब दे देना, इंटरल्यूकिन 12 का जवाब दे देना, कोई मसला नहीं है। वर्ड आ जाए मेंटेनेंस ऑफ ग्रेनुलोमा फॉर लॉन्ग टर्म, टीएनएफ अल्फा जिंदाबाद। ठीक है, और जो ग्रेनुलोमा होती है हमने देखा था कि उसमें एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, जायंट सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट पेरिफेरी पे होंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी एटियोलॉजीज हैं। तो इन्फेक्शियस हमने देखा था कि सेंट्रल नेक्रोसिस वाली, जिसमें बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रम, बार्टोनेला हेंसले, कैट स्क्रैच डिजीज। एक और चीज बता देता हूँ, याद कर लो, मुझे याद आ जाती है, शायद आपको कहीं ये मिक्स ना हो जाए, बच्चों को होती है अमूमन। हैंसन डिजीज बोलते हैं इसको, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था हैंसन। ठीक है, इस तरह का कुछ नाम है इसका। लेप्रोसी का एक और अदर नाम है जो मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, लेट मी चेक के इसका क्या नाम है दूसरा। लेप्रोसी एक देखो, हैंसन Yes. डिजीज। ठीक है, अब मसला ये होता है बच्चे क्या करते हैं, बार्टोनेला हेंसले और हैंसन्स को मिक्स करके आते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि हैंसन्स डिजीज इज लेप्रोसी, बार्टोनेला हेंसले अलग चीज है जो कैट स्क्रैच डिजीज होती है, बिल्ली के नोचने की वजह से होती है। इसमें क्या मिलते हैं आपको, यानी स्टार शेप्ड नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा। ठीक है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स। हाँ, कुछ कह रही हैं आप? जी, स्क्रीन आ गई। स्क्रीन तो आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें मसला क्या आ रहा है, मेरी ऐप में मसला क्या मसला है, क्यों ये मिस कर रही है स्क्रीन। ओके, बैक्टीरियल में माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, बार्टोनेला हेंसले में कैट स्क्रैच डिजीज, स्टिलेट नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास। ठीक है, स्टार शेप्ड नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स जो है वो ग्रैनुलोमेटोसिस इन्फेंटी सेप्टिका करवाती है। ये अपने आप में एक डिजीज है और आपको इसके पढ़ना है क्योंकि ये माइक्रो से रिलेटेड है। ठीक है, ये आती है आपके यू वर्ल्ड पे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हाई यील्ड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स का ग्रैनुलोमेटोसिस इन्फेंटी सेप्टिका, जो आपके ऐसा मीट जो आपका डेलाई मीट होता है ना, जो उसमें फ्रिजेस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं, वहां से बहुत ज्यादा लगता है ये आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट, बोनस पॉइंट याद कर लो, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो भले, अपने पास काम आएगी। ट्रैपोनिमा पैक्टम टर्शरी सिफिलिस, कुछ बताओगे इसके बारे में? इसका कोई नाम है ग्रैनुलोमा का? इसका प्रॉपर इसका नाम है ना करो बंटी ब्रो, ये पता होना चाहिए। गम्मा फॉर्मेशन, गम्मा नहीं पढ़े, बचपन से पढ़ती आ रही हो। पूरा आता है मुझे, लेकिन एबीस डोर्सालिस नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ा है। न्यूरल ग्रैनुलोमास होते हैं, न्यूरल ग्रैनुलोमास। ठीक है, गम्मा फॉर्मेशन टेबीज डॉर्सालिस इस कंडीशन का नाम है। और में न्यूरल ग्रैनुलोमास बनते हैं, नर्व के ऊपर ग्रैनुलोमास बनते हैं। ठीक है, मत भूलना इस चीज को। गम्मा फॉर्मेशन। ठीक है, गुम्मा बोलो, गम्मा बोलते हैं हम लोग, गम्मा फॉर्मेशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए। लास्ट मंथ में हो तुम, ठीक है, याद कर लो इसको। जी सर, आपकी स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, मुझे नेट चेंज करने दो, शायद कुछ बेनिफिट हो जाए उससे। अब आ रही है स्क्रीन? आ गई। ओके ओके, अल्लाह करे चल जाए, चलेगी। सो हम ये बात कर रहे थे कि गम्मा फॉर्मेशन। ठीक है जी, फंगल में एंडेमिक माइकोसिस फॉर एग्जांपल हिस्टोप्लाज्मोसिस, फंगल में एंडेमिक माइकोसिस फॉर एग्जांपल हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनके रीजन्स आपको पता होना चाहिए। ये उससे होता है, ओहायो रिवर वैली से। हाँ, ओहायो रिवर वैली, ये तो आपको पता था, मिसिसिपी ओहायो रिवर वैली। एक रीजन है प्योर्टो रिको, सुना है कभी? नहीं। अब ये आपकी एनबीएमई में है, एक में 20 मे बी 31 में हो या कहीं भी हो, देख लेना। प्योर्टो रिको एक रीजन है, वहां पर भी आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है, तो ये इसको कंफर्म कर लेना फिर भी। ठीक है, बाकी फर्स्ट एड वाले रीजन है वो आप याद कर लोगे। आई विल ट्राई कि मैं आपको इसकी एम्बोस का वो दे दूं, याद दिलाना मुझे, मैं एम्बोस से निकाल के आपको चार्ट दूंगा इसका, उस चार्ट में सारे इसके लोकेशंस लिखे हुए हैं, सही है, जो एक्स्ट्रा हैं। नहीं भी तो गूगल पर कर लेना कि भाई हिस्टोप्लाज्मोसिस कौन कौन से रीजन में होता है, तो वो आप अच्छे से याद करके जाओगे, क्योंकि सवाल हिस्टोप्लाज्मोसिस का सेम एज इट इज निमोनिया जैसे ही आता है माइक्रो में।
आप वैसे इंटरप्रेट करो ना करो, वो एक बहुत बड़ा लंबा सीन हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको रीजन पता है, घुमा लोगी। ठीक है। और इवन कॉक्सीडोमाइकोसिस का हिस्टोप्लाज्मोसिस, इनके केसेस ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है अदरवाइज। सारे नमूनिया करते हैं। हाँ, सारे नमूनिया करते हैं, सबके सिम्टम्स एक ही तरह के होते हैं, और आपको इतनी वहां पर प्रेशर सिचुएशन होती है कि आपको बज़वर्ड्स और ज्यादा याद नहीं रहते, तो आप पकड़ लेते हो लोकेशन से। लोकेशन इज मोस्ट हाई थिंग इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल निमोनिया। ठीक है। पैरासिटिक शिस्टोसोमियासिस, यू नो अबाउट इट, हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाता है, कैंसर करवाता है ब्लैडर का। ठीक है। फिलहाल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रैनुलोमा बनाता है। इंटीग्रेशन मैं पहले तुम्हें माइक्रो में लेके गया, वापस यहाँ पर लेके आया। ठीक है। कैटलिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स इन क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि भाई कैटलिस्ट पॉजिटिव का क्या सीन होता है कि H2O2 जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, कैटलिस्ट एंजाइम उसको डिटॉक्सिफाई कर लेता है। अगर वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा तो ऐसा बंदा ह्यूमन जिसमें अपना H2O2 नहीं होगा, तो वो बैक्टीरिया वाला भी यूज नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली ग्रैनुलोमास बहुत ज्यादा बनेंगे। ठीक है। इनके नाम बताओगी मुझे? स्कैफ ऑरियस, नोकार्डिया, लिस्टेरिया, और निमोनिया का है एस्परजिलस, ठीक है। इसका एस्परजिलस कैंडिडा। गुड गुड गुड। इसका निमोनिया का सीपीएन बीबी हैसल। ठीक है। अब इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे आपके। जी। ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से, पता होने चाहिए सारे ऑर्गेनिज्म। इसमें जो वो है ना आपका बारकोल्डेरिया सेपेसिया, उसका यू वर्ल्ड पे एक सवाल है। तो समटाइम बच्चों को ये होता है कि यार याद ही नहीं है, तो वो एनएडीपी ऑक्सीडेज की तरफ। chronic granulomatous disease is one of the most high to be tested. ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस में इम्यून मीडिएटेड सार्कोइडोसिस हो गया, क्रॉन्स डिजीज हो गया, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, सब एक्यूट टिकर्वेन ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस, सबके सब इम्यून रिलेटेड मसले। कोलाइटिस में ग्रेनुलोमेटोसिस हेलो, 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 हेलो। वेट, हाँ जी हाँ जी, वेट। अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि इसमें मसला ये कि मैंने बड़े दिनों बाद ली है क्लास, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ क्या सीन है यार, नेट का इशू चल गया। आ रही है स्क्रीन। करवा दो, चले आगे चले। जी जी। पोलियंजाइटिस, ये इसको वैगनार कहते हैं, पता है ना। और इजोनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस को कहते हैं, ग्रेनुलोमेटोसिस पोलियंजाइटिस को कहते हैं शागस्ट्रॉन। ठीक है। जी। और जो कुछ बताओ टेम्पोरल सर आपकी आवाज, तारीफ बताओ इसकी, थोड़ी आपकी इंटीग्रेशन स्क्रीन करो। सर छोड़ो दोबारा ना स्क्रीन, दोबारा नहीं, आपकी आवाज भी कट रही है। अच्छा आवाज भी दोबारा कट रही है। ओके ओके ओके, दोबारा मैं करता हूँ। मुझे इसका बताओ क्या नाम है, जायंट सेल टेम्पोरल आर्टराइटिस की कोई फीचर्स बताओ और उसका बताओ। जॉइंट टेम्पोरल हमारे पास लार्ज जो आर्टरीज होती है वो इन्वॉल्व होती है। टेम्पोरल आर्टरी में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में थी जो कि नेक्रोटाइजिंग होती है, और टेम्पोरल आर्टरी जो पूरा रीजन है उसमें पेन होता है। उसमें पेन होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या? स्टेरॉइड देते हैं टेम्पोरल। हेलो,
हेलो। हाँ हाँ, एक सेकंड दो मुझे। अब आ रही है मेरी आवाज? सर आ रही है। ओके ओके ओके। देखो ग्रैंड ये जो है ना, आपका क्या नाम है, जायंट सेल टेम्पोरल आर्टराइटिस, इसमें 75 साल की एक अम्मा आती हैं, उनको ब्लडनेस का डर होता है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? यस। स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स, ठीक है। और ये आपका टाकायासु आर्टराइटिस की क्या एज आती है? टाकायासु आर्टराइटिस बच्चों में होता है। हैं? अल्लाह एक अल्लाह करो, मिनट। किसने बोला है? नहीं नहीं, टाकायासु जो कि लार्ज आर्टरीज में होता है, हमारे एओर्टा और उन ठीक सब है, में। एज बताओ, एज बताओ, बाकी सर बातें बाद में। कवासाकी बच्चों में होता है और टाकायासु ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में तो होता है, तो फिर डिफरेंस कैसे करोगी जायंट सेल से? कैसे एज के मामले में कैसे डिफरेंट करोगी? किसने बोला है तुम्हें ओल्ड एज में होता है? फिर टाकायासु हमारे पास लार्ज आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, जैसे एओर्टा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई और रीनल आर्टरी हो गई। जो टाकायासु आर्टराइटिस है ना प्रो, वो आपका 45 ईयर एज में होता है, 50 साल से कम में होता है। ठीक है। ठीक है, ये अज्ञान याद मोहित रखो। हाँ, वो 75 साल की अम्मा आती हैं, अगर आपको एज दू देखो, मैंने बार बार समझा रहा हूँ, ये देखो लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। फर्स्ट एड का तो वर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। यस सर, ठीक है। ठीक टाकायासु है, लेस देन 40। हाँ, और वो 50 ईयर से ज्यादा। अमूमन क्या आता है, 75 साल की अम्मा आती है। सही है। गॉट इट? बताने का सिंपल मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टकायासु है उसकी एज क्या आएगी, जो आपका जायंट सेल है, एज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है सवाल के इंटरप्रीट करने में। बहुत जल्दी आपका इंटरप्रीट हो जाता है सवाल एज पता होने से। सही है। पहली चीज जो आप सवाल में देखोगी ना जाते साथ ही, वो आप एज देखोगी, उसके बाद लास्ट 4 लाइनें पढ़ोगी, उसके बाद लैब्स देखी, अगर लैब्स हैं तो पहले एज देखी फिर लैब्स देखनी है, ठीक है। लैब से आधा सवाल आपका इंटरप्रीट हो जाता है, पता चल जाता है कि सवाल कहना क्या जाता है। तुम जी। नैरो डाउन करके आती हो कि किस मॉड्यूल में घुसना है मुझे। अगर ओके। बच्चों का सवाल होगा तो तुम चली जाती हो अपना ज्यादातर जेनेटिक कॉजेज में, या अगर इम्यून है तो कवासाकी में चली जाओगी। अगर 40 ईयर्स के करीब आती है बंदी, टाकायासु में चली जाओ। अगर 75 आता है, 50 से ऊपर आता है, जायंट सेल आर्टराइटिस में चली जाओ। ठीक है। ठीक है। फॉरेन बॉडीज में बेरिलियोसिस, टेलकोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, अपने आप में ये सब टॉपिक्स हैं और सब पढ़ने हैं। बेरिलियोसिस और हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम्म। इन पे स्टार लगा दो अपनी बुक में, आपने पढ़ना है ये अलग से। ठीक है। एक्टिनोमाइसिस इजराइली होता है ना इसमें, हम्म। हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस। चले आगे। चलिए अब आगे। स्कार फॉर्मेशन में क्या होता है, अकर्स व्हेन रिपेयर कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय सेल रीजनरेशन अलोन। नॉर्मली क्या सीन है आपकी बॉडी का, कि आपका जो स्कार हो उसमें सेल की रीजनरेशन हो, फर्स्ट स्किन ने काट दिया, गाय पे क्या क्या सी सेक्शन किया, अब वो ग्रोथ करके आएगा, वहां पर स्कार बन जाएगा। अगर वही एबनॉर्मल हो जाए तो आपका कीलॉइड होता है। ओके। ठीक है। ये अक्सर तब होता है जब जब फॉर्स बर्न्स वार्ड में एक दफा मैंने देखा था कीलॉइड का केस, मैंने अपनी आंखों से जो मैंने देखा हुआ है। उसमें क्या था कि उसने जो बंदा था वो जो बाद में स्लफिंग करवाता था, वो किसी यूं समझ लो अताई से करवाता था, किसी नॉर्मल कंपाउंडर से करवाता था, जो एक्सपर्टाइज नहीं था इसमें, जिसके पास एक्सपर्टाइज नहीं थी ये चीज करने की। तो क्या हुआ कि वो एबनॉर्मल ग्रोथ करके आया। हम्म। Non-regenerated cells secondary to severe acute or chronic injury are replaced by the connective tissue. 70 to 80% of the tensile strength regained at 3 months. Little tensile strength regained after excess TGF beta is associated with aberrant scarring. One of the most high yield thing in this whole paragraph. जी। ठीक है भाई, एक्सेस जो TGF बीटा है वो एबरेंट स्कारिंग करवाता है, सच इज हाइपरट्रॉफिक एंड कीलोइड स्कार। जी। अब जो हाइपरट्रॉफिक होता है, कोलेजन सिंथेसिस इसमें टाइप 3 कोलेजन ज्यादा होती है, कोलेजन ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल होती है, कन्फाइंड टू द बॉर्डर्स ऑफ द ओरिजिनल वुंड, इनफ्रीक्वेंट होती है, इसकी रिकरेंस इतनी कोई ज्यादा नहीं होती, जी। प्रीडिस्पोजिशन कोई नहीं है, आगे जाके कुछ भी नहीं करवाता, या इसमें कोई ऐसा खास पेशेंट नहीं है जिसमें ये ज्यादा होता हो रिस्क फैक्टर के तहत। जी। लेकिन जो कीलॉइड होता है वो आपके जो काले पीपल होते हैं, डार्कर स्किन वाले, उनमें ज्यादा होता है, हम्म। फ्रीक्वेंट ठीक है। होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बार बार होता है।
जी वन ऑफ द हाई यील्ड थिंग, वही वाली बात कि पूरा धूल-छाई बातें करेगा इधर उधर की। काम की बात यही होगी कि एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द ओरिजिनल वुंड, वो वर्डिंग चेंज करेगा, ठीक है। जैसे उर्दू में आप जो है वो कैसे हैं, आपको मल्टीपल तरीकों से बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है का मकसद यही होता है कि कैसे हैं आप, जी ठीक है। आप जो है वो आप चल फिर खुद रहे हैं, मतलब खुद उठते बैठते हैं, इसका भी मकसद यही होता है। अल्टीमेटली आपके वर्डिंग चेंज करेगा वहां पे। पता है इतना होना चाहिए कि अगर ये बॉर्डर्स को एक्सटेंड करता है तो ये कीलॉइड होता है। ठीक क्लॉ है लाइक टिपिकली ऑन द ईयरलोब्स, फेस, अपर एक्सट्रीमिटीज। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि केस को पकड़ने में आसानी होगी, पिक्चर को पकड़ने में आसानी होगी। ठीक है डिसऑर्गेनाइज बहुत होती है, बहुत ज्यादा आपका टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन बड़े होते हैं, और आपको पता है कि टाइप 1 इज द हार्डेस्ट कोलेजन, क्योंकि यस 1 फॉर बोन, बहुत होता है एन ई बोन, 2 फॉर जी कार्टिलेज, 3 फॉर कार्टिलेज आर्टरीज, 4 फॉर बेसमेंट फ्लोर, जी 4 फॉर द फ्लोर, ठीक है। जी और सर मैंने स्क्रीन हाँ हाँ स्क्रीन चली गई, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा मैं आपको कॉल फिर से करूँ और सफारी से करता हूँ, दूसरे उससे वेब से, मे बी वहां से ठीक से हो जाए। लिंक अगेन भेजूं? जी ठीक है हाँ एक सेकेंड।